नमस्कार दोस्तों, लर्निंग मैथ्स इस सोई जी अनमोल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जो मेरिट का मीन्स का पेपर होता है 2021-22 में जो पेपर हुआ था, उसमें जो सेट जो पार्ट है, यानी कि जो सेक्शन युक्ता वाला पार्ट है, उसमें 1 से 15 तक के क्वेश्चन मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। और अब 16 से लेकर 30 नंबर तक के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ देखेंगे, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निश्चित है आपको आने वाले पेपरों में आपको इससे लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे बात ये आती है कि इस तरह के इस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, इसमें दो तरह के हिस्से रहते हैं। एक तो रहता है मानसिक युक्ता वाला पार्ट रहता है और दूसरा वाला हिस्सा रहता है सेक्शन युक्ता वाला। तो सेक्शन युक्ता वाले में विषय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जबकि मानसिक वाले में दिमाग को एक तरह से कह सकते हैं दिमाग का दही करने वाले क्वेश्चन उसमें आते हैं मानसिक युक्ता वाले में। तो यहाँ पे जो सेक्शन युक्ता वाले क्वेश्चन है वो अपन लोग 16 से 30 तक के जो क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ पे अपन लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ 16 जो क्वेश्चन है वो है अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। तो जो अपघटक होते हैं वो पादपों यानी पेड़ पौधों और जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं उनको काय में चेंज कर देते हैं, वो ह्यूमस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 16 प्रश्न का जो उत्तर है वो बी नंबर का सही होगा, ह्यूमस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि पंख को विघटित कर जैव गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पंख होते हैं उनको विघटित करके पक्ष जो होता है पंख, उसको विघटित करके गैस बायोगैस जो बनाई जाती है, गोबर गैस भी एक तरह से कहते हैं, हम लोग बायोगैस गोबर गैस बनाते हैं। तो वायुजीवी जीवाणु इसमें होते हैं जो इसे बायोगैस बनाने में मदद करते हैं। तो 17वें प्रश्न का जो बी नंबर का उत्तर सही है, वायुजीवी जीवाणु, जिसे इंग्लिश में एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग ये 18वां प्रश्न जो दिया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 18वां प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है। तो ये प्रश्न कई तरह से बदल सकता है। हो सकता है लिखा आ जाए वायुमंडल में NO2 का प्रतिशत कितना है, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत कितना है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे प्रश्न आया कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में CO2 कम मात्रा में रहती है, बहुत ही कम मात्रा में रहती है, 0.03%। तो ये 18वें प्रश्न का जो सी नंबर का उत्तर सही है, 0.03%। इस सवाल में एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो यहाँ वायुमंडल में ये पूछा जाता है कि O2 का प्रतिशत कितना है, मतलब ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो फिर अपन लोग इसमें 21 लिखते। अगर सवाल में ये पूछा जाता कि वायुमंडल में NO2 है ना, NO2 का प्रतिशत कितना है, तो फिर अपन लिखते हैं यहाँ पे 78। तो वायुमंडल में NO2 78 पाई जाती है, CO2 0.03% पाई जाती है और ऑक्सीजन O2 21% पाई जाती है। तो इस सवाल ये बदल सकता है। हो सकता है CO2 की ना पूछ के किसी सवाल में ऑक्सीजन का पूछें कि O2 कितना रहता है, NO2 कितना रहता है, नाइट्रोजन का पूछें यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैसें हैं वायुमंडल में कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, इसका क्वेश्चन 3 तरह से बन सकता है। और CO2 का पूछ सकते हैं, NO2 का पूछ सकते हैं और O2 का भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं और 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले प्रश्न के लिए तो यहाँ सी नंबर का 18वें प्रश्न का सी नंबर का उत्तर सही है, 0.03%। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रबी की फसल की कटाई की जाती है। तो 19वां जो प्रश्न है वो रबी की फसल की कटाई की जाती है। अब रबी की फसल क्या होती हैं, एक्चुअली क्या है, खरीफ की फसल वो होती हैं जो बरसात के पहले, बरसात लगते ही बो दी जाती हैं, वो रबी की फसल होती हैं। और दिवाली के आसपास जो बोई जाती हैं, वो दिवाली के बाद जो बोई जाती हैं वो रबी की फसल होती हैं। तो रबी की फसल दिवाली के बाद बोई जाती हैं, तो 3-4 महीने उसको काटने में लगते हैं। तो लगभग ये मार्च के महीने में ये फसलें कटती हैं, जैसे गेहूँ हैं, चना है, इस तरह की। तो रबी की फसल जो है वो मार्च के महीने में काटी जाती हैं। अब 20वां प्रश्न आता है यहाँ पर, मतलब 19वें प्रश्न का डी नंबर का प्रश्न सही है, मार्च के महीने में, मार्च में। तो ये 20वां प्रश्न आता है सूक्ष्मजीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सूक्ष्मजीव कुछ पौधे जैसे होते हैं और वो होते हैं शैवाल। तो सूक्ष्मजीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, वो होता है शैवाल। तो 20वें प्रश्न का सी नंबर का सही उत्तर सही है, शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां प्रश्न आता है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा गैर जैव है, मतलब जो जैविक चीज़ें होती हैं वो तो जैविक कहलाती हैं, लेकिन गैर जैव कह रहे हैं मतलब बिना जैविक वाला।
तो यहाँ पे बिना जैविक वाला जो चीज़ें अपन जानते हैं, ये कागज़ है, सूती कपड़ा है, लकड़ी, ये तो सब पेड़ पौधों से बनती हैं ये चीज़ें। और प्लास्टिक गैर जैविक है यहाँ पे, तो प्लास्टिक जो है वो गैर जैविक चीज़ों में आती है। तो 21वां प्रश्न जो है, निम्न में कौन सा गैर जैव है, तो वो है प्लास्टिक। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां प्रश्न। देखते हैं यहाँ पर 22वें प्रश्न में लिखा है, किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको पीट कर चपटा कर सकते हैं अपन लोग, चादर जैसा उसे चपटा कर सकते हैं। तो वो एक तरह से ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर नहीं है, फास्फोरस नहीं है, जिंक है वो। तो जिंक को अपन लोग पीट पीट कर चादर जैसा पतला कर सकते हैं। तो 22वां प्रश्न जो है, किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो वो है जिंक। तो 22वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही है, जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आता है 23वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर। यह लिखा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से अपन जानते हैं, जीवाश्म ईंधन जो रहते हैं वो एक तरह से ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम है, डीजल है, कैरोसिन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवाश्म ईंधन के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो इनमें क्या होता है, इनसे प्रदूषण भी होता है अपन जानते हैं, इनसे तापमान भी बढ़ता है वायुमंडल का, नहीं विश्व उष्णन भी होता है, जलवायु में भी चेंजेस हो जाता है। तो इसमें से 23वें प्रश्न का उत्तर आई थिंक ये होना चाहिए, डी नंबर का उपरोक्त सभी। तो 23वें प्रश्न का उत्तर जो है वो डी नंबर का सही है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ 24वां प्रश्न आता है। 24वें प्रश्न में अपन लोग देख पाते हैं कि अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल हैं। अम्ल वर्षा जो रहती है, जिसे अपन लोग एक तरह से एसिड रेन बोलते हैं, अम्ल वर्षा, अम्लीय वृष्टि जिसे कहते हैं, और शब्दों में किताबों में कहीं अम्लीय वृष्टि भी लिखा रहता है। तो अम्लीय वृष्टि में मुख्यतः कौन से गैसें शामिल रहती हैं, वो अपन यहाँ जानते हैं। तो अम्लीय जो वर्षा रहती है वो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का मिश्रण रहता है एक तरह से। तो ये 24वें प्रश्न का जो बी नंबर का सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, इनका मिक्स जो हो जाता है वो एक तरह से अपन जानते हैं कि ये घटना घटती क्यों है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है तो ये गैसें ऊपर जाती हैं और वायुमंडल में जो पानी रहता है, जल रहता है, उससे मिलकर ये गैसें मिक्स होकर ये बना लेती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, फिर ये अम्ल के रूप में बरसता है। चलिए देखते हैं 24 मिनट का बी नंबर का उत्तर सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का मिश्रण ये बरसता है अम्लीय वृष्टि के रूप में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। वह पुस्तक जो सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। तो जो प्रजातियां लुप्त हो गई हैं जानवरों की और पौधों की, उनका रिकॉर्ड जिस किताब में संचित किया जाता है, जिस पुस्तक में संचित किया जाता है, तो उसका नाम होता है रेड डाटा पुस्तक। ठीक है, तो 25वें प्रश्न का 80 नंबर का उत्तर सही होगा, रेड डाटा पुस्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ 26वां प्रश्न आता है। इसमें देखते हैं जंतु कोशिका की सबसे भारी परत क्या है। तो अपन जानते हैं जंतु कोशिका जो रहती है उसके लिए एक सबसे भारी परत रहती है, उसमें तो कोशिका भित्ति जहाँ पे जो पाई जाती है वो एक तरह से कोशिका भित्ति, वो जंतु कोशिका की सबसे भारी वाली परत होती है। इसे अपन कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली जो रहती है वो जंतु कोशिका की सबसे भारी वाली परत होती है। तो यहाँ पे ए नंबर का उत्तर सही होगा। अब कोशिका झिल्ली तो इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो कोशिका अपन लोग ये भित्ति यहाँ कहेंगे। ओके, आगे आती है यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा जो होता है वो एक तरह से प्रजनन करता है, उसे क्या कहते हैं अपन लोग, तो उसे कहते हैं मुकुलन, नवोदित। तो ये 27वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा, मुकुलन। आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं 28वां प्रश्न यहाँ पे आता है। तो 28वें प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो अधिवृक्क ग्रंथियों से होता है। तो 28वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही है, टेस्टोस्टेरोन। 29वां प्रश्न लिया है दबाव है, दबाव यानी दाब। तो दाब का यहाँ सूत्र जो होता है वो बल, किसी भी क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसे ही अपन लोग दाब कहते हैं या दबाव कहते हैं। तो यहाँ पे ये बल बटे क्षेत्रफल, ये वाला इसका सूत्र सही होगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि 29वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न का निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, मतलब चिकनाई के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। तो निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, तीसरे प्रश्न का उत्तर।
तो साबुन तो देखो चिकनाई के रूप में काम में आता है, अपन जानते हैं। ग्रीस को भी चिकनाई के रूप में उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट को भी चिकनाई के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये जो गंधक पाउडर है इसको चिकनाई के रूप में उपयोग नहीं करते, यानी कि स्नेक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते इसको। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर जो होगा उसी नंबर का सही होगा, गंधक पाउडर। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने यहाँ पे 16 से 30 तक सेक्शन योग्यता वाले प्रश्नों को देखा, मेरिट कम मीन्स वाले पेपर में जो आते हैं। और निश्चित ही आपको इन क्वेश्चनों के आंसर से समझ में आया होगा और आगे आने वाले पेपरों में आपको इससे मदद मिलेगी। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।